एक औरत जिसका नाम नीलू है, वो अपनी शादी का एल्बम देख रही है और रो रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जा, ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो ये सब क्यों हुआ? देख बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पुलकित था ही ऐसा, बस तू अब खुद को समझा। दरअसल नीलू और उसके पति पुलकित का डिवोर्स हो चुका था और उसे एलिमनी के रूप में पुलकित का घर मिला था। चल बेटा, तैयार हो जा, कल घर भी जाना है तुझे। अपने भाई कार्तिक को भी ले जा कुछ दिनों के लिए अपने साथ में, मोना का भी थोड़ा मन लग जाएगा। अगले दिन नीलू अपनी बेटी मोना भाई कार्तिक के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। नीलू ऑफिस चली जाती है और कार्तिक गेम खेलने में लग जाता है और मोना भी उसके पास ही होती है। तभी घर में मोना को कुछ आवाज आती है। मामा जी, ये कैसी आवाज है? लेकिन कार्तिक तो गेम खेलने में मशरूफ था और वो मोना पर ध्यान ना देते हुए उसका कोई जवाब ही नहीं देता और अपनी गेम में ही खोया रहता है। इसलिए मोना उस आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कौन है वहाँ? उस समय मोना के पीछे एक काली भयंकर सी परछाई आ जाती है जो हवा में उड़ रही थी। लेकिन मोना इस बात से बेखबर थी और धीरे धीरे करके उसके पास आने लगती है और उसके एकदम पीछे आकर गायब हो जाती है। तभी वहां पर मोना की नजर एक रुमाल पर पड़ती है जो कि उसके पापा का रुमाल था। मोना रुमाल को उठा लेती है और रोने लगती है। आई लव यू पापा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मिस यू पापा। और तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी से पानी टपकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो अलमारी के आंसू निकल रहे हैं। मोना को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टोर रूम से जाने लगती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वहां पीछे उसी की उम्र की एक बच्ची खड़ी थी। मोना उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम कौन हो? मेरा नाम परी है। वो बच्ची बहुत ही गंभीर भाव बनाकर अपने मुंह पर उंगली रखकर कहती है, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे यहाँ खेलने आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी बताना मत किसी को, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। चलो आओ, अब हम हाइड एंड सीक खेलें। हाँ चलो, हाइड एंड सीक तो मेरा फेवरेट गेम है। ठीक है, तुम स्टोर रूम से बाहर जाओ, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। मोना बाहर चली जाती है और आंखों पर हाथ रखकर काउंटिंग करने लगती है। परी छुपने जाती है और मोना उसे ढूंढने लगती है। मुझे पता है परी, तुम जरूर यहाँ छुपी होगी। तो वो अलमारी के पास जाती है और अलमारी को थोड़ा सा खोलती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी अलमारी में उसे डरावनी चमकीली आंखें दिखाई देती है जो देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। मोना तो बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने मामा कार्तिक के पास चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और शाम को नीलू के आने पर मोना उसे सारी बात बताती है। बेटा, जरूर तुझे भ्रम हुआ होगा, डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, तेरे मामा भी तो है इस घर में तेरे साथ। पर सच में उसमें कुछ था मम्मी? कुछ भी नहीं है वहाँ, मैंने खुद से चेक कर लिया है। वहीं उनके पीछे परी खड़ी थी जो कि इन सब की सारी बातें सुन रही होती है और मोना की नजर परी पर पड़ती है। मोना उसका नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन परी अपने होठ पर उंगली रखकर उसे गंभीर भाव के साथ उसे अपना सर नाव में हिलाते हुए मना कर देती है और मोना कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन भी परी अकेले में मोना से मिलने आती और उसके साथ रोज छुपन छुपाई खेलती। 2 दिनों में अचानक से मोना की तबीयत बिगड़ने लगती है। आए दिन उसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है और नीलू उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाती है। एक दोपहर में मोना बेड पर सोई हुई थी। तभी मोना, चलो अपनी दवाई खा लो। मामा, मुझे नहीं खाना, बहुत कड़वी है। और मोना अचानक से उठकर भाग जाती है और भागते भागते स्टोर रूम में पहुंच जाती है। कार्तिक भी उसके पीछे स्टोर रूम में पहुंच जाता है और देखता है तो मोना वहां नहीं है। मोना, तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पता है तुम उस अलमारी के पीछे छुपी हो, चलो आओ।
और तभी सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी के पीछे से मोना निकलती है जो बदली सी दिख रही थी। मामा छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं ये दवाई खा लूंगी। ठीक है, चलो तुम छुप जाओ जाकर। और मोना कहीं जाकर छिप जाती है। कार्तिक उसे बहुत खोजता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और तभी उसे किचन की अलमारियों से कुछ भयानक सी आवाज आती है। ये क्या था? उसे मोना वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? वह मोना के पास जाने लगता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उस अलमारी के शीशे पर पड़ती है जो देखकर कार्तिक बहुत चक्का रह जाता है। वह शीशे में देखता है तो उसे वहां मोना नहीं दिखती, पर उसे उसके सामने खड़ी हुई मोना तो दिखाई दे रही थी। वह फिर से एक बार शीशे की तरफ देखता है तो उसे अभी भी मोना की परछाई उस शीशे में दिखाई नहीं देती। वह डर जाता है और डर कर सामने देखता है तो अब वहां भी मोना नहीं होती। कार्तिक अलमारी के पास जाता है और जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कोई उसका हाथ अपनी तरफ अलमारी के अंदर खींच लेता है और वो जोर से मोड़कर बिल्कुल उल्टा कर देता है। कार्तिक जोर जोर से चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद अब नीलू घर आती है तो उसे कार्तिक कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करवाती है। इसी बीच वो अपने घर के बाहर एक औरत को नोटिस करती है जो कि शायद उसी के घर में नजर बनाई रखी थी। नीलू को उस औरत पर शक आता है। इसके बाद से नीलू के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। एक रात नीलू सोई हुई थी तो उसे अपने बेड के नीचे से गहरी सांस लेने की तेज आवाजें आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह धीरे धीरे डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस ऊपर उठती है उसके सामने मोना बैठी थी। नीलू अचानक उसे ऐसे बैठा देखकर चीख मारती है। मोना, आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा ही दिया मुझे। मोना चुपचाप आंखें फाड़कर बैठी रहती है। नीलू उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो मोना बहुत डरावनी तरह से हंसने लग जाती है। पागल हो गई है, हंस क्यों रही है? चल अब यहीं सो जा। तो मोना वही नीलू के साथ सो जाती है। कुछ ही देर में मोना उठकर जाने लगती है। तभी नीलू उसका चुपके से पीछा करती है और देखती है कि मोना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। फिर मोना उस अलमारी में जाकर अलमारी को बंद कर लेती है। कुछ देर तक मोना बाहर नहीं आती तो नीलू अलमारी खोलती है और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो चिल्लाती है। अलमारी में कार्तिक की लाश पड़ी थी और मोना उसके पास बैठी थी। मोना, बाहर आ। तूने बताया क्यों नहीं? मामा छुपे हुए हैं, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम भी छुपन छुपाई खेलें मम्मी। नीलू बहुत परेशान थी और दुखी भी। अगले ही दिन नीलू की माँ भी आ जाती है और कार्तिक का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। नीलू को पता लगा था कि मोना काफी बदली हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। मोना बेटा, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी, मुझे छुपन छुपाई खेलना है, खेलो मेरे साथ। ये लड़की भी ना हर वक्त बस छुपन छुपाई के पीछे पड़ी रहती है। बेटा खा ले फिर खेल लेना। ए बुढ़िया, तू खेलना मेरे साथ। मोना की ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मोना कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। नीलू उसे डांटती है, जिससे मोना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भागती है। वो सारे सामान और बर्तनों को यहाँ वहां पटकने लग जाती है और तभी नीलू को मोना के चेहरे में अपने पति का चेहरा दिखाई देता है। माँ, देखो इसे क्या हो गया है, ये तो पुलकित जैसी लग रही है। समझ में नहीं आता, छुपन छुपाई खेल मेरे साथ वरना। नीलू डर के मारे हाँ कर देती है और जाकर कहीं छुप जाती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, बड़ी हसीन हो, मेरी जान हो। किधर छुपी हो? तुम चाहे जितना भी छुप लो, मुझसे नहीं बच पाओगी। नीलू एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। ये बात तो पुलकित बोला करता था, लेकिन मोना ये सब क्यों बोल रही है? तभी मोना पर्दे के नीचे से हाथ डालकर नीलू के पैरों को सहलाने लग जाती है। कितने नाजुक पैर हैं। पुलकित, तू तो मरेगी अब। इतना कहकर वो नीलू के ऊपर कूदकर चढ़ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसका गला दबाने लगती है कि तभी पीछे से नीलू की माँ आकर उसका बचाव करने लग जाती है। मोना अब नीलू की माँ पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। बीच बचाव में नीलू की माँ का सिर दीवार से टकरा जाता है
नीलू की मां नीलू के पास आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नीलू बहुत जोर से चिल्लाती है और डर से सदमे में आ जाती है और रोती रहती है। तभी वहां पर वही औरत आती है जो उस घर पर नजर रखा करती थी। तुम? मैं रिया हूँ। तुम हम पर नजर क्यों रख रही हो? सब कुछ बाद में बताऊंगी। तुम अभी यहाँ से चलो मेरे साथ। रिया वहां से नीलू के साथ घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मोना आ जाती है। किधर जा रही हो तुम दोनों? मेरे साथ छुपन छुपाई तो खेलो। पुलकित छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बेटी है। वही नीलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिया कौन थी और ऐसे बात क्यों कर रही थी। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो और अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा और अगर नहीं पकड़ पाया तो ही जाने दूंगा। दोनों भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाते, इसीलिए उन्हें छुपन छुपाई खेलना ही पड़ता है। दोनों बहुत ही डरे हुए छुप जाते हैं लेकिन बहुत जल्द ही मोना उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को हवा में उठाकर यहाँ वहां पटकने लगती है। दोनों को काफी गंभीर चोट आ जाती है। तभी रिया मोना का ध्यान भटकाने लगती है। पुलकित मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी मोना के शरीर से पुलकित की आत्मा निकल जाती है और वो बिल्कुल रिया के मुंह के पास जाकर जोर से चीख मारती है और रिया अपने हाथ से धीरे से नीलू को अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाने के लिए इशारा कर देती है। वही रिया पुलकित की आत्मा को बातों ही बातों में किचन के पास ले जाती है और माचिस जलाकर अपने साथ घर को भी आग लगा देती है। दरअसल उसने पहले ही गैस को लीक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि यह सब होने वाला था। पुलकित की लाश उसी अलमारी में रखी हुई थी और उसकी लाश जल जाने के साथ ही उसकी आत्मा भी वहां से चली जाएगी। वही नीलू ये सब देखती ही रह जाती है और कुछ दिन बाद उसे पुलिस से पता चलता है कि रिया ने ही पुलकित को मारा था क्योंकि पुलकित उसे बहुत परेशान करने लगा था। रिया ने पैसों के लिए पुलकित से प्यार किया था लेकिन पुलकित उसे वाकई में पसंद करने लगा था और वो रिया को उसके साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलकित से बात करने के लिए इसी घर में आई थी लेकिन इसी बीच उनके बीच हाथापाई हो गई थी जिससे पुलकित मारा गया था। भूतिया जंगल। आज की कहानी नीरज नाम के एक लड़के की है जो केरल के एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? 3 साल पहले। उस समय नीरज की उम्र लगभग 23 साल की थी। दरअसल नीरज अपने बड़े भाई रमन के साथ मामा के लड़के की शादी में जा रहा है और दोनों बस से मामा के गांव जा रहे हैं। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि यह जंगल बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है लेकिन इस बात से नीरज और उसके भाई रमन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। वहां सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था इस जंगल में ना आए। भैया, ये जगह जगह जंगल में ना आए के बोर्ड क्यों लगे हैं? ऐसा भी क्या है यहाँ? अरे तू भी कमाल की बात करता है। जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बोर्ड तो लगाएगी ही सरकार। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। छोड़ ना नीरज, हमें कौन सा यहाँ जाना है। कुछ देर बाद दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी बहन और जीजा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मामा जी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए वो इतने दूर सफर करके नहीं आ सकती और पापा भी घर पर ही उनका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने हम दोनों को भेज दिया। अरे भैया, आप दोनों आ गए, वाह क्या बात है। अब आएगा असली मजा तो। ये अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी माँ से। अब तुम दोनों कुछ खाओ पियो और खूब रौनक लगाओ शादी में। चलो नीरज और रमन भैया, हम चलकर जरा शादी की महफिल जमाएं और रौनक लगाएं। ये मजा आ गया आज तो, बहुत नाचे सब और खूब मनोरंजन भी किया सबने। शादी के अगले दिन रमन और नीरज अपना सामान पैक कर रहे हैं और वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहां नीरज के मामा आ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ मामा जी, शादी तो हो गई, अब जाना ही है। ये गैरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे असली काम तो शादी के बाद होता है। यहाँ सब संभालने में कौन मदद करेगा मेरी?
ऐसी बात नहीं है मामा जी, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पापा भी अकेले हैं ना। अच्छा ऐसा करते हैं रमन, तू यहाँ रह के मामा जी की मदद कर और मैं घर जाता हूँ, फिर तू आ जाना 4-5 दिनों में काम करवा के। हाँ ये ठीक रहेगा। नीरज अपना सामान पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। गांव जाते वक्त तो उन दोनों को सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई रमन भी था। लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त नीरज अकेला था। नीरज पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक चुका था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब बस कहीं रुकेगी तो वहीं से पानी भर लेगा। और तभी कुछ समय बाद एक छोटे से टी स्टॉल के पास बस रुकती है। नीरज काफी खुश हो गया था, क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। बस से उतरने के बाद वो अपने सिर को बाएं दाएं घुमाता है और देखता है कि वहां थोड़ी दूर पर एक नारियल पानी वाला है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी भरने के लिए कोई नल नहीं दिखता है। तो वो उस नारियल पानी वाले के पास जाता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान इलाका है, पानी तक नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं। बस ऐसा ही है भैया। पानी तो मेरे पास है, मुझे 2 बोतल, मैं भर कर ला देता हूँ। पर तुम्हारे पास कहाँ है पानी? भाई यहाँ थोड़ा आगे जाकर नल लगा है, वहाँ से भर कर ला देता हूँ। आप चाहो तो साथ चल सकते हो। लेकिन मुझे तो जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तुम ही ले आओ पानी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नारियल वाला बोतल भरने चला जाता है। नीरज इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक वो आदमी वापस नहीं आता है। नीरज भी उस रास्ते पर आगे चल पड़ता है। वह बस से दूर पहुंच जाता है। नीरज थोड़ा आगे जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में बोतल लिए वापस आता दिखाई देता है। लो भाई, कहा था ना मैंने, पानी है यहाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो पी लो। नीरज बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी डालता है तभी वो पानी खून बन जाता है और वो नारियल वाला आदमी वहां से गायब हो जाता है। नीरज बहुत डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है। तभी वो मुड़कर बस की तरफ भागता है और देखता है कि बस वहां नहीं होती और ना ही कोई टी स्टॉल और ना ही कोई लोग। वह एक सुनसान सड़क पर जंगल से घिरा हुआ अंधेरे में खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? तभी उसे जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहाँ कोई घर या लोग हैं, तभी रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं जाकर मदद मांगता हूँ। वह जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है वो रोशनी गायब हो जाती है। अचानक से उसे जंगल में एक स्त्री दिखाई देती है, जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 5 साल की लग रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नीरज को यह देखकर तो अच्छा लगा कि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो औरत जंगल में क्या कर रही थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नीरज को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नीरज थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वह बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बड़ी अजीब बात थी। जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? चले जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वहाँ सड़क है, वहाँ से हमें मदद मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आप भी जंगलों में खो गई थी क्या? मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नीरज भी उसके पीछे जाता है और सड़क पर खड़ा रहता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बस आ रही है, हम उसे रोक लेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से मुझसे दूर। तभी नीरज को दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के साथ भागती हुई बस की तरफ जाती है। नहीं, रुको!
वह भागकर उनके पास जाता है और जाकर बच्चे को पकड़ता है। और इसी बीच नीरज को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। मार डालो मेरे बेटे को। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर पर भी किसी गहरी चोट का निशान था। मुझे और मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह दृश्य देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और साथ ही उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मैंने बोला था तुझे कि चले जा यहाँ से, पर तूने नहीं सुना। अब तुझे भी बाकी सबकी तरह मरना होगा। नीरज पीछे हट जाता है और वो बस उन दोनों के आर पार हो जाती है। नीरज काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। वह बस भी नीरज के लिए नहीं रुकती है। नीरज तेजी से भागता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुझसे बचकर इस अंधेरे में और कहाँ जाएगा तू? काफी दूर तक भागते हुए नीरज की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है और वो औरत और बच्चा अभी भी उसके पीछे होते हैं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे पुराने रूप में मेरा पीछा करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। तू मुझसे अब नहीं बच सकता। तभी थोड़ा आगे जाकर एक और बस आकर नीरज के पास रुक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आओ बस में बैठो। घबराया हुआ नीरज बस में बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नीरज के मन में बार बार आ रहा था। नीरज उस कंडक्टर को सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? तब वो कंडक्टर उसे एक सच्ची घटना सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 7 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में बस रुकी तो बच्चे ने खाने की चीज की जिद की और वो आदमी बस से उतरकर उसके लिए कोई चीज लेने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उतरकर भागने लगा और उसकी माँ भी पीछे भागी। दोनों माँ बेटे बस से उतर गए, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहां ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गई। इतनी देर में तो बस भी निकल गई। वो औरत वापस सड़क पर आकर अपने पति का इंतजार करने लग गई। तभी वहां एक और बस आ रही थी, तो उस आदमी ने चुपके से आकर अपनी पत्नी और बच्चे को बस के आगे धक्का दे दिया। वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को मारना ही चाहता था, इसलिए गायब होने का नाटक कर रहा था। पर क्यों? ये तो नहीं पता। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नीरज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, यह अच्छी बात थी। फिर नीरज उस रात की पूरी घटनाओं को एक बार फिर से याद करता है और डर से कांप उठता है। वह बस एक सीट के कोने में सहम कर बैठ जाता है, मानो उसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो कि उस डरावने मंजर से गुजरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। नीरज उसी बस में रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह अपने शहर पहुंच जाता है। टीवी रिपोर्टर। ये कहानी है तारा की,
जो कि एक टीवी रिपोर्टर है, जिसके साथ हुए कुछ अविश्वसनीय किस्से इस कहानी में दर्शाए गए हैं। न्यूज चैनल की टीआरपी लगातार नीचे गिरती जा रही थी और इसीलिए वहां के सभी कोऑर्डिनेटर ने मिलकर ये सोचा कि कुछ नया प्रोग्राम लाया जाए। सर, क्यों ना हम कोई रोमांटिक स्टोरीज कवर करके अपने चैनल पर चलाएं, या किसी मसालेदार सास बहू की खिटपिट जैसा कुछ? नहीं, हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसे और कोई न्यूज चैनल ना चला रहा हो। तो सर, फिर हम हॉरर कंटेंट से अपने चैनल की टीआरपी को फिर से ऊपर लेकर जा सकते हैं। ग्रेट, तो जल्दी से किसी अच्छे रिपोर्टर को लगा दो इस प्रोजेक्ट पर। जी सर। तारा जब शाम के वक्त कॉफी पी रही थी, तब उसे एक सीनियर एंकर ने कहा कि उसे एक हॉरर स्टोरी कवर करने के लिए रात के समय जाना है। तो तुम अपना काम समझ गई ना तारा? तुम्हें वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। पूरी टीम को तुम ही लीड कर रही होगी। सुना है थोड़ी भूतिया जगह है, लेकिन हमें उससे 1 किलोमीटर आगे शूटिंग करनी है। डोंट वरी सर, मैं भूतों से वैसे भी नहीं डरती, और आपने कहा तो है कि हम उस लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर शूट करेंगे। तारा अपनी टीम के साथ शूटिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। अरे मैडम, ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। डरो मत रवि, ये जगह ओरिजिनल लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर है। ये सड़क बिल्कुल सेफ है, लेकिन 1 किलोमीटर कुछ ज्यादा दूर नहीं होता है मैडम। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ खतरनाक हो जाए। अरे डोंट वरी शिवानी, हर चीज मुझे विनोद सर ने बता दी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तारा अपने बाकी 4 क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ पर शूट करना शुरू कर देती है और नकली एटमॉस्फेयर बनाकर ऐसा बताती है जैसे कि ये जगह सच में बहुत डरावनी है। सारी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद शूटिंग तो बहुत शानदार रही मैडम, आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं, मुझे पता है शूटिंग अच्छी हुई है, मुझे नहीं देखना अभी। हो सकता है ये स्टोरी हमारे चैनल की टीआरपी को बढ़ा दे मैडम। हाँ, काफी हॉरर है इसमें। तभी एक क्रू मेंबर को परेशान होता देखकर तारा कहती है, क्या हुआ प्रतीक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैडम, शूटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग जो इस जगह के आसपास रहते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ये जगह वो जगह नहीं है? मेरा मतलब ये है कि दिन में जो भी लोग उस जगह से निकलते होंगे वो तो पहचान ही जाएंगे ना कि ये जगह अलग है। तुम सही कह रहे हो प्रतीक, इसलिए हमें कुछ सीन रियल लोकेशन के भी शूट करने चाहिए। नहीं मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? वहाँ पर इस अंधेरी रात में कौन जाएगा? डोंट वरी, मैं भूतों से नहीं डरती। मुझे तो विनोद सर ने कहा था, इसलिए मैं रियल लोकेशन पर नहीं गई थी। लेकिन प्रतीक की बात भी सही है, तुम लोग सब यहीं रहो, मैं और प्रतीक जाते हैं और रियल लोकेशन की 1 मिनट की वीडियो बनाकर आते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि पूरा वीडियो असली है। प्रतीक और तारा लोकेशन पर एक बाइक पर बैठकर चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि जैसा एटमॉस्फेयर उन लोगों ने वहां पर बनाया था, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पर अपने आप बना हुआ था। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी सड़क के चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। यहाँ पर तो मैडम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में हम लोग कैसे वीडियो शूट करेंगे? एक काम करते हैं, मैं रोड के साइड वाला वीडियो शूट कर देती हूँ, तुम रोड के उस साइड वाला शूट कर देना। कुछ ना कुछ तो कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तारा रोड के साइड का वीडियो बनाने लगती है और प्रतीक रोड के दूसरे साइड जाकर वीडियो बनाने लग जाता है। तारा एक छोटा सा वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद तारा जब उस क्लिप को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो खुद पूरी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड की थी। तारा फिर प्रतीक की बनी वीडियो देखने का वेट करने लगती है, लेकिन प्रतीक नहीं आता। वो प्रतीक को कॉल करती है, लेकिन फिर भी प्रतीक फोन नहीं उठाता। तब तारा रोड के उस तरफ धुएं में से होते हुए जाती है तो देखती है कि प्रतीक अपना सर नीचे किए एक खंबे के सहारे खड़ा हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो प्रतीक? चलो यहाँ से। प्रतीक तारा की बात का कोई जवाब नहीं देता तो तारा उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दोबारा बुलाती है। तभी प्रतीक अपना सर उल्टा करके तारा की तरफ देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। तारा उसे देखकर डर जाती है और भागती है। वो जाकर बाइक चालू करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो चालू नहीं होती। तभी एक पत्थर तारा के हाथ में आकर लगता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो डर जाती है और वापस दौड़कर अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। तारा को इतना घबराया हुआ और घायल देखकर उसके साथ वाले समझ जाते हैं कि प्रतीक के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन वहां पर जाकर उसे वापस लाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। तारा शूटिंग करके वो क्लिप अपने ऑफिस में जमा करा देती है, जिसका ट्रेलर बनाकर चैनल पर चलाया जाता है। एक्सीलेंट वर्क तारा, तुमने बहुत ही शानदार शूटिंग की है, बिल्कुल रियल लग रहा है। हाँ सर, लेकिन हमारे क्रू मेंबर प्रतीक की मौत हो गई है। आज के खबर में न्यूज आई है, सुनकर बहुत दुख हुआ। जो हो गया सो हो गया। तुम लोगों को मैंने वैसे भी मना किया था वहां पर जाने के लिए। तारा अपने घर वापस आ जाती है और सो जाती है। तब उसे नींद में प्रतीक का वही चेहरा दिखाई देता है और वो डर के जाग जाती है। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो चुका था और वो देखती है तो उसका हाथ अभी भी घाव की वजह से दर्द कर रहा था। वो अपना फोन देखती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि प्रतीक ने उसे 5 मिनट पहले एक वीडियो सेंड किया था जो कि उसी लोकेशन का था। वीडियो में देखती है कि कैसे एक हाथ आता है और वो प्रतीक का गला घोंटकर उसे वहीं मार देता है। तब उसे याद आता है कि अखबार में लिखा था कि पुलिस को प्रतीक का फोन नहीं मिला था। फोन पर भेजी गई क्लिप एक बार देखने के बाद खुद ब खुद ही डिलीट हो गई थी। तारा ये बात अपने साथियों को फोन करके बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वो सपने देख रही थी। अगली सुबह तारा उसी रोड पर प्रतीक का फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। लेकिन कॉल करने पर प्रतीक उसका फोन उठा लेता है और उसे रात के समय उसी जगह पर आने के लिए कहता है। तारा डर जाती है और वो अपने घर आ जाती है, लेकिन तारा के मन में वो वीडियो वापस लाने का जुनून सवार हो गया था। मुझे वहां जाकर वो फोन लाना ही होगा, तभी सब लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे और उसी फोन से प्रतीक की मौत का पता लगाया जा सकता है। तारा वापस रात में उस जगह पर जाती है तो उसे प्रतीक का फोन झाड़ियों में एक पत्थर के पीछे फेंका हुआ मिल जाता है, जिसमें एक वीडियो चालू होता है। उस वीडियो में प्रतीक एक चाकू लेकर उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है। तारा उसे देखकर बहुत डर जाती है और फेसबुक पर लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। गाइस, मैं अभी उसी जगह पर हूँ जहाँ प्रतीक को मारा गया था, और ये देखिए मैंने उसका फोन भी ढूंढ निकाला है और इस फोन में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, जो सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मैं वही सब कुछ इस फोन के द्वारा आप सबको भी दिखाना चाहती हूँ। मैं ये फोन लेकर अभी हमारे चैनल जा रही हूँ, जहाँ से आप सभी को ये सारी वीडियोस दिखाई जा सके। तभी उसके सामने प्रतीक आ जाता है। उसके चैनल वाले ये सब लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रतीक नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे वहां पर कोहरा बढ़ता जाता है और कैमरे में कुछ भी नजर नहीं आता। एक जोर से चीख सुनाई देती है और जब वीडियो में कोहरा धीरे धीरे हटना शुरू होता है तो नीचे पड़ी दिखाई देती है तारा की लाश, जिसका गला किसी तेज धार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी गई होती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।